The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक्स को पढ़ा और बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा, कम्यूटेटर, हर्मिटिसिटी, आइगन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और एवरेज वैल्यू कंसेप्ट को देखा। इन सब बेसिक्स को कवर करने के बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे अलग अलग मोशन के कोरस्पॉन्डिंग। अभी तक आप लोग ट्रांजिशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ चुके हो, चाहे 1D के लिए हो या फिर आपके 2D के लिए या फिर आपके 3D के लिए हो। उसके बाद आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम को पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने रिजिड टोटल मॉडल को पढ़ा। हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त आप लोगों ने कुछ ग्राफ्स बनाए थे, लेकिन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे 1s का हो, 2s का हो, 2p का हो, इन ऑर्बिटल्स से कोरस्पॉन्डिंग हम अपने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाएंगे, जो कि आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस से आपका इलेक्ट्रॉन कितनी दूर प्रेजेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर। उसके बारे में बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 33 of quantum chemistry. अभी तक हम लोग 32 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसके बाद आपको सीधा जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से मैंने हर एक छोटी छोटी चीज आपको बताई हुई है। लास्ट क्लास के हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर जो आपका हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग हमने मॉडल पढ़ा था, उस मॉडल का यूज कर हम लोगों ने कुछ प्लॉट्स ड्रॉ किए थे। आर के बीच में, आर वर्सेस आर के बीच में किए थे, और उसके बाद हमने उस फंक्शन को स्क्वायर कर आर स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में भी हमने ग्राफ को प्लॉट किए थे। लेकिन उन ग्राफ के अंदर हमने देखा कि 1s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग, 2s कोरस्पॉन्डिंग, 3s कोरस्पॉन्डिंग या फिर सारे के सारे s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ग्राफ था वो आपके r=0 के ऊपर, यानी कि ओरिजिन के ऊपर मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा था। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास मैक्सिमम हो रही थी। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि जो आपका वो ग्राफ है आर स्क्वायर आर वर्सेस आर के बीच में, वो ग्राफ आपको प्रोबेबिलिटी बताता ही नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ा एक नए कंसेप्ट के ऊपर, जो कि आपका था रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो उस प्लॉट को हमने ड्रॉ करना सीख रहे थे कि कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ड्रॉ कराऊंगा 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए, उसके बाद 2p के लिए भी करने वाले हैं। और जब हम लोग तीनों ही ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वहां से आपके पास एक नया कंसेप्ट राइज होगा, दैट इज सुपर इंपोजिशन। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी और IIT जैम के अंदर भी। तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहते हो, 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि वो जो ग्राफ हम लोग एक के ऊपर एक लगाने वाले हैं, वो ग्राफ आपके पास कैसे बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसका हिंट मैं आपको दे चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट को भी लेकर चलना पड़ेगा, और वॉल्यूम एलिमेंट को लेने के बाद जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे, फिर जब डिसइंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास एक फंक्शन निकला था स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R इंटू में r वर्सेस r के बीच जो आपने ग्राफ को प्लॉट किया, तो तब आपके पास ओरिजिन के ऊपर आपके पास जो ग्राफ है वो 0 आने वाला है। आज हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा आर स्क्वायर आर वर्सेस आर के बीच में, ये ग्राफ आपको बताएगा कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन हाइड्रोजन एटम। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर कितनी होती है, ये आज आपको पता चलने वाली है। 1s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग और आपके 2s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग, 2p के लिए भी पढ़ेंगे। उसके बाद तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, वहां से एक नए कंसेप्ट को हम लोग राइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले एक डाउट आया था, कल लास्ट एक कमेंट आया था कि सर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बता पाते हैं कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम लोग आइडिया लगा पाते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इस तरीके का कोई फंक्शन नहीं देखा था। वहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम एलिमेंट को लेकर अपने फंक्शन को चेंज नहीं किया था, सिर्फ फंक्शन को स्क्वायर किया, ग्राफ को प्लॉट किया, और वो ग्राफ आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा था। लेकिन अगर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए आप लोग वॉल्यूम एलिमेंट को लेकर भी चलोगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि जब आप लोग यहां पर वॉल्यूम एलिमेंट को लेकर चलते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पर डी टाउ को लेकर चलोगे
लोगे और डी टाउ को लेने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पर टर्म आती है उसको बाद में आप क्या करते हो, डिसइंटीग्रेट करते हो। तो मान लीजिए अगर आपके पास फंक्शन है पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल का, तो अगर आपके पास साई कोई फंक्शन है एक्स का, तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर करते हो। हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अगर आप लोग इसके वॉल्यूम एलिमेंट को लेने के बाद इसको इंटीग्रेट करके डिसइंटीग्रेट करोगे, तब भी आपके पास साई का स्क्वायर ही आने वाला है, क्योंकि यहां पर जो आपके पास ये डी टाउ होने वाला है, ये आपके पास क्या होता है, डी एक्स होता है। यहां पर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा साथ में। तो अगर कोई वेरिएबल नहीं होगा, आप इसे क्या लगाओगे, डीएक्स लगाओगे। उसके बाद फिर से डिसइंटीग्रेट करके आपके पास क्या निकल जाएगा, साई स्क्वायर का एक्स ही निकल जाएगा। तो वहां पर जो आपका प्लॉट होने वाला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और प्रोबेबिलिटी का, वो ग्राफ आपके पास सेम ही है, इसीलिए उसको हमने अलग से नहीं पढ़ा। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और प्रोबेबिलिटी का ग्राफ अलग अलग आने वाला है, इसीलिए मैंने यहां पर इस वॉल्यूम एलिमेंट को अलग से लिया, ताकि ये आर स्क्वायर भी पिक्चर के अंदर आ जाए और उसके बाद आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन निकल गया था। अगर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल की बात करेंगे तो साई का स्क्वायर आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है और साई का स्क्वायर ही आपको प्रोबेबिलिटी भी बता रहा है, क्योंकि वहां पर आपका वॉल्यूम एलिमेंट जो था वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डीएक्स ही था। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करा सकूं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आ गया है, पी आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर 10 इंटू में आर। अगर बात कर रहा हूं मैं 1s ऑर्बिटल की, मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, l की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। ये फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वहां पर आपने कहा था कि जो आपका r10 होता है, बस क्या होगा, 2 अपॉन में a नोट की पावर 3/2 e रेज टू दी पावर माइनस r अपॉन में a नोट। ये वैल्यू आप लोगों ने वहां पर निकाल ली है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा पास, 4 अपॉन में a नोट की पावर 3 e रेज टू दी पावर माइनस का 2r अपॉन में a नोट। तो वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब आपके पास फंक्शन आ गया है, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैंने क्या किया हुआ है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट के पास ये बाहर है, मैंने साइड में लिख दिया इसको। उसके बाद यहां पर आपके पास क्या है, आर स्क्वायर है इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस 2r अपॉन में a नोट है। तो जब आपके पास r की वैल्यू छोटी होती है उस टाइम के ऊपर ये वाला फैक्टर आपके पास क्या करता है, आपके पास ये वाला फैक्टर बताएगा कि आपके पास ग्राफ किस तरीके से मूव करेगा। उसके बाद जब r की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो आपके पास जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल वाला है, ये वाला फैक्टर क्या होता है, मेजर फैक्टर हो जाता है। फिर आपके पास जो ग्राफ है वो e रेज टू दी पावर माइनस 2r अपॉन में a नोट के हिसाब से चलता है और ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, x इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे। तो आपके पास स्टार्टिंग के अंदर आर स्क्वायर के हिसाब से आपके पास ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद e रेज टू दी पावर माइनस r अपॉन में a नोट के हिसाब से आपके पास क्या होने वाला है, ग्राफ यहां पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने वाला है। तो कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ दिखेगा। और अब आपका ग्राफ r इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो गया है, 0 हो गया है, यानी कि r इक्वल टू 0 के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 के बराबर है। और अगर आप लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो कुछ इस डिस्टेंस के ऊपर आपके पास यहां पर क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है। यानी कि जब आप लोग यहां से वर्टिकल एंड ड्रॉ करोगे अपनी एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर जो आपको r मिलेगा इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, r मोस्ट प्रोबेबल बोलने वाले हो, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पोजीशन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप उसको क्या बोलोगे, r मोस्ट प्रोबेबल बोलोगे। और ये आपके पास क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है। और इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी और IIT JAM के अंदर भी। तो ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। इसको आप लोग निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर आपके पास कोई इस टाइप का ग्राफ होता है और आपको निकालना होता है कि आपका ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कब दे रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के बराबर पुट करते हो और जिस भी वैल्यू के ऊपर आपका वो 0 आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है या फिर बाउंड्री कंडीशंस होता है। ये सब चीजें आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस RMP को निकालने वाला हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं उसको निकाल सकता हूं, RMP में बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि आपको अपने फंक्शन को, फंक्शन आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो वेरिएबल के बीच में फंक्शन आपके पास यहाँ पर है, तो r के साथ फंक्शन है, तो आपने क्या किया, r के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने प्रोबेबिलिटी वाले फंक्शन को यहाँ पर पुट करना है। आपके पास क्या था, r स्क्वायर इंटू में कैपिटल R का स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। आपके पास क्या थी, वो 4 अपॉन में a नोट की पावर 3 e रेज टू दी पावर माइनस 2r अपॉन में a नोट। तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया फंक्शन को। यहाँ पर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल, पास क्या बन जाएगा, 4 अपॉन में a नोट की पावर 3 d/dr ऑफ r स्क्वायर e रेज टू दी पावर माइनस 2r अपॉन a नोट। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, आपके पास क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन। आपको पता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन होते हैं उसको आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हो। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 33 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो अब मैं आपको डिफरेंशिएशन नहीं कराऊंगा, बहुत इजी वाले ये अब आपको आ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको सिंपली डिफरेंशिएट किया हुआ है। कैसे करते हैं, पहले लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड करता हूँ डिफरेंशिएट, फिर क्या करूंगा, सेकंड फंक्शन लिखूंगा, क्या करूंगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास कुछ
कुछ इस टाइप की टर्म आ जाएगी। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 2r को मैंने यहाँ पर 2r इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस 2r अपॉन में a नोट को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बन जाएगा, 2r e रेज टू दी पावर माइनस 2r अपॉन में a नोट इंटू में माइनस का r अपॉन में a नोट प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो आपका ये वाला पार्ट 0 होगा या तो आपका ये वाला पार्ट 0 होगा। ये 0 कब होगा, या तो आपका r 0 हो जाए या फिर r आपका क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए। दोनों क्या आपके पास बाउंड्री कंडीशन है। तो ये तो आपको क्या दे रहा है, बाउंड्री कंडीशन दे रहा है। इसका मतलब आपके इसको 0 होना पड़ेगा। और अगर ये 0 है, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, r मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू क्या आ जाएगा, a नोट के बराबर आ जाएगा। और ये a नोट वही है जो बोहर ने आपको बताई थी क्लास 11th के अंदर कि आपके पास जब बोहर रेडियस होती है, आपके पास क्या होती है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है, a नोट डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। जब हम लोगों ने बोहर का मॉडल पढ़ा था, बेसिकली जो आपके पास ये बोहर का मॉडल है, ये आपके पास काफी पहले आया था, 1913 के अंदर आपके पास बोहर का मॉडल आ गया था। उसने आपसे क्या कहा था कि जो आपके पास r होता है वो पास क्या है, n स्क्वायर इंटू में a नोट अपॉन में z के बराबर है। अगर मैं बात करता हूं 1s और आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 1 हो जाएगी, l की वैल्यू पास यहां पर क्या होती है, 0 हो जाती है। तो n की वैल्यू को 1 यहां पर पुट करूंगा, z की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा, आपके पास हाइड्रोजन की क्या होती है, 1 होती है। तो क्या आ जाएगा पास r10 आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए a नोट के बराबर। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो a नोट डिस्टेंस के ऊपर आपका प्रेजेंट है। यानी कि आपसे कह रहा था यार आपके पास ये न्यूक्लियस होता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो r डिस्टेंस के ऊपर यहां पर क्या कर रहा है, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर। वहां पर हम लोग कह रहे थे कि जो आपके पास ये r डिस्टेंस के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ गई मॉडर्न क्वांटम जो कि 1928 से 1929 के बीच में आई थी। तो वहां पर आप लोगों ने डेल्टा आर का कॉन्सेप्ट भी देख लिया था और RMP का कॉन्सेप्ट भी देख लिया था। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लिखे हुए हैं, तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन आपको पता नहीं है। तो आपने अभी तक हाइड्रोजन एटम के लिए 3 वैल्यूज को अभी तक कैलकुलेट कर चुके हो। आपने सबसे पहले निकाली थी एवरेज वैल्यू ऑफ r, उसको आपने क्या निकाला था, एवरेज वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, और अभी आपने क्या निकाला है, r का मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो आपने ये 3 वैल्यूज निकाली है। अब इन 3 वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपके पास पहले से ही 2 वैल्यू थी तो आपने तीसरी वैल्यू क्यों निकाली। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, अगर आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ r आती है, एवरेज वैल्यू ऑफ r स्क्वायर आती है, तो इन दोनों का यूज करके आपने क्या निकाला था, इन दोनों का यूज करके आपने क्या निकाला था, डेल्टा r निकाले थे, आपने अनसर्टेनिटी निकाल ली थी। अब ये आपके पास डेल्टा r निकला है एवरेज वैल्यू ऑफ r और एवरेज वैल्यू ऑफ r स्क्वायर से, और इस डेल्टा r का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आप लोग इस RMP को नहीं निकालते हो। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए कि कोई भी एक स्टूडेंट है और वो XYZ स्कूल के अंदर पढ़ता है। अगर वो XYZ स्कूल के अंदर पढ़ता है, वो एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से निकला स्कूल जाने के लिए, और मैं आपसे बोलता हूं कि उस स्टूडेंट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, +-1 किलोमीटर है। तो इस +-1 किलोमीटर से आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि उस स्टूडेंट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी +-1 किलोमीटर है विद रिस्पेक्ट टू XYZ स्कूल, यानी कि वो XYZ स्कूल से 1 किलोमीटर इधर मिल सकता है और 1 किलोमीटर इधर मिल सकता है। अगर मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं +-1 किलोमीटर तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया +-1 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू दिस XYZ स्कूल की लोकेशन, तो आप लोग बोल सकते हो कि जहां पर ये स्कूल प्रेजेंट है उसके 1 किलोमीटर इधर हो सकता है या फिर 1 किलोमीटर इधर हो सकता है। इसके रेडियस के अंदर आपके पास वो स्टूडेंट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये r मोस्ट प्रोबेबल आ गई तो अब आप लोग क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो डेल्टा r है, जो कि आपका क्या निकल रहा था, √0.75 इंटू में a नोट निकला था। इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत पहले ही। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो a नोट डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, बल्कि उसकी a नोट के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वो इस a नोट के डिस्टेंस से √0.75 a नोट इधर भी हो सकता है और आपके पास इधर भी हो सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 11-12 के अंदर कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड आपके पास यहां पर क्या था, a नोट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड a नोट डिस्टेंस के ऊपर कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन मॉडर्न क्वांटम कहती है कि वो a नोट के ऊपर रिवॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि a नोट के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके पास क्या है, ज्यादा है। वो इस a नोट से √0.75 a नोट इधर भी हो सकता है और √0.75 a नोट इधर भी हो सकता है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इधर भी हो सकता है और आपके पास क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इस a नोट के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके पास यहां पर क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। लेकिन वो हमेशा वहां पर नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ r और एवरेज वैल्यू ऑफ r स्क्वायर का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है कि आप लोग यहां से क्या निकाल लेते हो, डेल्टा r को निकाल लेते हो। और इस डेल्टा r का सिग्निफिकेंस तभी आएगा जब आप लोग क्या निकालोगे, RMP को निकालोगे। तो बोहर ने आपको स्टार्टिंग के अंदर बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना वेव फंक्शन के, बिना श्रोडिंगर इक्वेशन के आपको ये बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो a नोट डिस्टेंस के ऊपर है। उसके बाद आई मॉडर्न क्वांटम। मॉडर्न क्वांटम ने आपको कहा कि वो a नोट के ऊपर नहीं है, a नोट के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन वो इससे √0.75 इधर भी हो सकता है और √0.75 a नोट इंटू में a नोट इधर भी हो सकता है। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर
स्क्वायर है वो इस तरीके से क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग आगे। अभी तक जो आपने प्लॉट ड्रॉ किया था किसके लिए, आपके पास 1s ऑर्बिटल के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। तो 2s ऑर्बिटल के लिए भी आपके पास क्या होने वाला है, r20 होगा। इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। ये क्या बताएगा आपके पास, ये बताएगा आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे r स्क्वायर से, तो ये आपको बताने वाला है कि इस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। तो अगर मैं इस फंक्शन को ले जाता हूं, पास क्या बन जाएगा, r20 आपके पास क्या था, n इंटू में 2 माइनस का r अपॉन में a नोट e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में 2a नोट। अगर मैं करूंगा इसका स्क्वायर, तो पास क्या बन जाएगा, n कांस्टेंट लिख दो, क्या बन जाएगा, 2 माइनस का r अपॉन में a नोट का स्क्वायर e रेज़ टू द पावर r अपॉन में a नोट। और फिर मैं क्या कर दूंगा, इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, बाहर एक r स्क्वायर लगा दूंगा। तो आपके पास तीनों के तीनों फंक्शन आ जाएंगे। अगर आपको r20 पता है, और r20 आप लोग निकालना सीख चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो r20 आपको पता है। यहां से आप लोग ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, आपके पास कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले वो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास डिक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में 2 के हिसाब से क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ग्राफ होने वाला है x e रेज़ टू द पावर माइनस x का और माइनस x इंटू में e रेज़ टू द माइनस x का, तो इसका ग्राफ आपके पास क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। इसका आपके पास क्या होने वाला है, नीचे की तरफ होने वाला है। ये चीजें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। तो r20 का वर्सेस r के साथ आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। और यहां पर भी आपको r=0 के ऊपर क्या दिख रही है, प्रोबेबिलिटी में आपको मैक्सिमम दिख रही है। लेकिन ये ग्राफ प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है। जब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो ग्राफ आपके पास इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और आपके पास एक्सपोनेंशियली भी डिक्रीज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी r=0 के ऊपर मैक्सिमम है। इसका मतलब ये ग्राफ भी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है। लेकिन जब आप लोग इस ग्राफ को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे और एक नया ग्राफ बनाओगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आने वाला है। और ये ग्राफ आपको बता रहा होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की 2s ऑर्बिटल के अंदर पाए जाने की। ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा, फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहां पर भी क्या आएगा, आपके पास r का स्क्वायर आएगा। तो कुछ इस टाइप का आपके पास फंक्शन आने वाला है। इस फंक्शन का जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कुछ इस टाइप का आपके पास आने वाला है। पहले चलेगा वो r स्क्वायर के हिसाब से, उसके बाद चलेगा वो इस वाले फैक्टर के हिसाब से। और यहां पर आपके पास एक नोड भी आएगा 2a नोड के ऊपर। अब ये नोड कैसे आया, इसको कैसे निकालते हो, वो सब चीजें आपको पता है। इस ग्राफ के ऊपर मैंने क्या क्या नोटेशन लिखी हुई है वो आप लोग सब समझ जाओगे इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद। इस ग्राफ के ऊपर मैं वापस आने वाला हूं। लेकिन ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा, r=0 के ऊपर अब आपका ग्राफ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, उससे वो थोड़ा सा क्या है, दूर है। अब यहां पर आपके पास एक नोड आया है, तो आपके पास क्या निकल कर आई है, 2 पीक निकल कर आई है। सेम यही चीजें आपके पास निकल कर आ रही थी पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए, क्योंकि जब आपने पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए अपने साई के ग्राफ को बनाया था तो कैसा आया था, कुछ इस टाइप का आया था। अगर आपके पास क्या होती है, एक नोड होती है। जब आपने इसको किया था स्क्वायर, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा हो गया था, आपके पास नोड यहां पर आ गई थी और ये जो नेगेटिव था भी क्या हो गया, आपके पास पॉजिटिव हो गया था। ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का बन गया था। तो अगर आपके पास एक नोड है तो आपके पास क्या निकलती है, यहां पर 2 पीक निकलती है। सेम उसी तरीके से अगर यहां पर भी आपके पास एक नोड आती है तो आपके पास क्या आती है, 2 पीक आती है। एक को आप लोग क्या बोलते हो, इनर मैक्सिमा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, आउटर मैक्सिमा। इन दोनों मैक्सिमा को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कितना निकलेगा। आउटर मैक्सिमा निकलेगा आपके पास 5.24 ए नोड और यहाँ पास निकलेगा 0.76 ए नोड। नोड आपकी कहां पर आएगी, 2a नोड के ऊपर आएगी। अब आप लोग सोच कर देखिए, अगर मैं इस 2s ऑर्बिटल के ऊपर अपने 1s ऑर्बिटल के ग्राफ को लेकर आऊंगा तो आपके पास वो ग्राफ भी कुछ यहीं पर ही आएगा। उसके अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ सुपर इंपोजिशन होने वाला है। कैसा दिखता है उसको मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको दिखाऊंगा। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी आप लोग फोकस करो सिर्फ और सिर्फ 2s के ग्राफ के ऊपर। आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। बात करते हैं कि आखिर जो मैक्सिमम कंडीशंस है ये मैंने यहाँ पर कैसे निकाली है। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए, अभी भी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ था और प्रोबेबिलिटी ग्राफ था सेम आएगा। यानी कि आप लोग प्रोबेबिलिटी को देखोगे तो आपके पास क्या आती है, वो साई स्क्वायर के बराबर ही आती है। उसको मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी हुआ है। तो अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं अपने उस डिस्टेंस को निकाल लूँ, इनर मैक्सिमा को निकाल लूँ और आउटर मैक्सिमा को निकाल लूँ। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल मे बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन। यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है। डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर 4 वैल्यूज आएंगी, r=0, r=2a नोट। ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ पास क्या होने वाला है, नोड होने वाला है। आपके पास ओरिजिन नहीं है, यहाँ पास क्या है, ये आपके पास नोड होने वाला है। तो r=0 पे होगा आपके पास क्या है, ओरिजिन है। r=2a नोट पे होगा आपके पास क्या है, नोड है। उसके बाद r=5.24 a नोट के ऊपर भी होने वाला है और 0.76 a नोट के ऊपर भी होने वाला है। आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी याद रखना और इस फॉर्म के अंदर भी याद रखना, 3 + √5 ऑफ a नोट और 3 - √5 ऑफ a नोट, क्योंकि दोनों फॉर्म के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोनों फॉर्म के अंदर आप लोग याद कर सकते हो। √5 की वैल्यू को आप लोग याद कर लो या फिर आप लोग एक ही फॉर्म को याद कर लो। आपके पास कैलकुलेटर होगा और आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपके पास वो क्वेश्चन गेट के अंदर ही आएगा, नेट के अंदर नहीं आएगा। तो दोनों फॉर्म अगर याद कर सकते हो तो आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो। तो आपके पास मैक्सिमा निकल गया, इनर मैक्सिमा निकल गया। तो उसको मैं अपने ग्राफ के ऊपर यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका ग्राफ r=0 के ऊपर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। उसके बाद आपके
पास क्या आएगा, एक इनर मैक्सिमा आएगा जो कितने पोजीशन के ऊपर आपके पास आएगा, 0.76 ए नोट के ऊपर आने वाला है। इसको मैं क्या बोलता हूं, आर मोस्ट प्रोबेबल 1 बोल देता हूं। उसके बाद 2 ए नोट के ऊपर आपके पास क्या आने वाला है, नोड आने वाला है। और फिर आपके पास फिर से एक मैक्सिमा, उसमें मैं क्या बोलूंगा, आउटर मैक्सिमा बोलूंगा। तो आपके पास ये कहां पर आएगा, 5.24 ए नोट के ऊपर आएगा। इसको मैं क्या बोल देता हूं, आर मोस्ट प्रोबेबल 2 बोल देता हूं। तो अगर आपके पास 1s का ग्राफ कुछ इस टाइप का आया, 2s का कुछ इस टाइप का आया, तो 3s आपके पास कैसा आने वाला है, कुछ इस टाइप का आपके पास 3s का ग्राफ आने वाला है। और आपके पास 4s कैसा आया, कुछ इस टाइप का आपके पास 4s का ग्राफ आने वाला है। तो आई होप कि आप लोग अब बाकी सभी ऑर्बिटल्स के लिए ग्राफ बना लोगे, बाकी सभी s ऑर्बिटल्स के लिए। 1s का देख लिया, 2s का देख लिया, तो 3s के बीच में और 4s के बीच में आप लोग ग्राफ किस तरीके से आएगा, नोड कितने होने वाले हैं, आपके पास कितनी पीक होने वाली है। ऑफ कोर्स आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल के नहीं देखना, उनकी वैल्यूज को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए अपने RMP को याद करना है, बाकी किसी ऑर्बिटल के लिए आपको याद नहीं करना है। लेकिन ग्राफ किस टाइप का दिखेगा ये आप लोग यहां पर देख सकते हो, ग्राफ आपको किस टाइप का दिखने वाला है। तो आज हमने सीखा कि आपके पास 1s का और 2s का प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा होता है। नेक्स्ट क्लास में बनाने वाले हैं कि आपके पास जो 2p ऑर्बिटल है उसका ग्राफ कैसे होगा, उसके बाद 1s को ऊपर रखेंगे, 2s के फिर ऊपर रखेंगे 2p के, तीनों ग्राफ को एक साथ देखेंगे और फिर देखेंगे आपके पास सुपर इंपोजिशन क्या होता है और उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। और उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस जो आपके पास प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर और IIT JAM के अंदर। आई होप कि आपको क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़कर जाना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।